नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CRB क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राजस्थान के भविष्य के थानेदारों का इम्तिहान था, यानी राजस्थान SI 2026 का पेपर संपन्न हो चुका है। तो पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन से सवाल घुमावदार थे और किस सेक्शन ने छात्रों के पसीने छुड़ा दिए, इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं शोभना आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में एक एक प्रश्न का सटीक और सबसे तेज़ सॉल्यूशन करेंगे, वो भी विस्तृत व्याख्या के साथ। तो अगर आप भी अपनी आंसर की मिलाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस बार किसके कंधों पर सितारे लगेंगे और किसके नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन को। 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026, जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं, कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेड ईस्टवुड। ऑप्शन बी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट। ऑप्शन सी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली। और ऑप्शन डी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनोदर। ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया। ऑप्शन ए स्पीड स्केटिंग, ऑप्शन बी क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ऑप्शन सी स्नोबोर्डिंग और ऑप्शन डी स्लालोम स्कीइंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लालोम स्कीइंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCCI सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। ऑप्शन है बबीता मीणा, सुमन मीणा, सुमित्रा जाट, ज्योति चौधरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सुमित्रा जाट, ऑप्शन सी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे। ऑप्शन है मेटे फ्रेडरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रेडरिक नीलसेन, ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टो और ऑप्शन डी वॉन डेर लेयन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेटे फ्रेडरिक्सन। दोस्तों, मेटे फ्रेडरिक्सन यह वर्तमान में डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वायत्त हिस्सा है और वहाँ के संसाधनों या राजनीतिक संबंधों को लेकर मेटे फ्रेडरिक्सन अक्सर जो है चर्चा में रहती हैं। बात करें फ्रेडरिक नीलसेन की, तो यह एक प्रसिद्ध डेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। और एंटोनियो कोस्टो यह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वॉन डेर लेयन, यह उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, किसी एक देश की प्रधानमंत्री नहीं। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा मेटे फ्रेडरिक्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ। ऑप्शन है INS उदयगिरी, ऑप्शन बी INS सागर ध्वनि, ऑप्शन सी INS सागर दर्शन और ऑप्शन डी INS सुदर्शनी। तो इसका सही जवाब होगा INS सागर ध्वनि, ऑप्शन बी INS सागर ध्वनि।
दोस्तों, सागर मैत्री मिशन यह डीआरडीओ का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंडमान सागर और हिंद महासागर में वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना है। बात करें आईएनएस सागर ध्वनि तो यह एक विशिष्ट समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है। कोच्चि से होने वाले इस मिशन के लिए हमेशा इसी जहाज़ का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, आईएनएस सागर ध्वनि। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई? ऑप्शन है 10, 26, 18, 14। तो इसका सही जवाब होगा 18, ऑप्शन सी 18। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लीन चून यी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चीनी ताइपे, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीनी ताइपे ताइवान। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला है। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के शेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई है। इसके लिए ऑप्शन है कि कथन ए और बी दोनों गलत हैं, केवल कथन ए सही है, केवल कथन बी सही है, कथन ए और बी दोनों सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कथन ए तथा बी दोनों सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। कथन दूसरा है कि इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है न तो 1 और न 2 सही है, और ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है दोनों 1 और 2। तो इसका सही जवाब होगा कथन 1 जो है वो इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो कि जीवन से नेतृत्व के सबक नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हमारे पास ऑप्शन है राणा दास गुप्ता, हिंदोल सेन गुप्ता, नेहा सिन्हा, नितिन सेठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदोल सेन गुप्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? ऑप्शन है पंजाब, रेलवे, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा रेलवे, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना,
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा राजस्थान, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर और पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मेडक तेलंगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा पहला कथन है कि यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया। हमारा दूसरा कथन है कि इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया है। ऑप्शन है कि न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। ऑप्शन बी है कि केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन सी है केवल कथन 2 सही है और ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 1 सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणिक पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटपुतली बहरोड, प्रतापगढ़, राजसमंद, झालावाड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोटपुतली बहरोड। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में 4 शहरों के लिए 3 विभिन्न मौसम कारकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। यदि शहरों के लिए आर्द्रता गुणांक को औसत वार्षिक वर्षा को औसत वार्षिक तापमान से विभाजित करने में परिभाषित किया गया है तो किस शहर का आर्द्रता गुणांक अधिकतम होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बी। तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया? ऑप्शन है सुषमा महाजन, टिंकल खत्री, रजनी आर्य, गंगा देवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुषमा महाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में 912 तथा 3/1/2 वर्षों में 996 हो जाती है तो मूलधन राशि है। इसका सही जवाब होगा 800, ऑप्शन 3, 800। दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है वो कोडिंग को लेकर है, तो मैं सीधा ही आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में डी केवल एफ एवं ई के पिता हैं, डी के एक पुत्र है, ई की शादी जी से हुई है, जी पी के दामाद हैं, जी के एक पुत्र एच है, के व जे ई के बच्चे हैं, एल की शादी के से हुई है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी कि 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 5, 7 तथा 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या हो सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 437। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी ने कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में निवेश की। यदि सी का भाग ए के भाग से 120 अधिक है, बी का भाग ए के भाग से 30 कम है तो के का मान है। तो इसका सही आंसर होगा 7, ऑप्शन 4, 7 इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से दी गई श्रेणी का अगला पद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11C 13।
दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न सूचनाएं पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 व्यक्तियों P, Q तथा R में ताश के कुल 9 पत्ते, जिनमें 4 बादशाह, 4 बेगम तथा 1 जोकर है, इस प्रकार वितरित किए गए हैं। तो ऑप्शन है Q के पास 2 पत्ते, P के पास 3 पत्ते तथा R के पास 4 पत्ते। ऑप्शन बी है कि व्यक्ति जिसके पास अधिकतम पत्ते हैं उसके पास जोकर नहीं है। और अगला जो कथन है वो कि प्रत्येक के पास कम से कम 1 बादशाह है, जबकि Q के पास 2 बादशाह हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, यानी कि R इसका सही उत्तर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 कार्यवाही दी गई हैं, जिन्हें 1 तथा 2 के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन और कार्यवाहियों का अध्ययन करके तय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी अनुशंसित कार्यवाही अनुसरण करती है। कथन: इन दिनों साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। कार्यवाही फर्स्ट है कि पुलिस के तकनीकी ज्ञान एवं उपकरणों का नियमित रूप से अद्यतन करने पर साइबर अपराधों में कमी की जा सकती है। तो दूसरा कथन है कि जनता में जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से चलाए जाने से साइबर अपराधों में कमी लाई जा सकती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ इस प्रश्न में एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए हैं, जिन्हें 1 तथा 2 के रूप में क्रमांकित किया गया है। आप कथन एवं तर्कों पर विचार करके तय कीजिए कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है कि क्या पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर GST के दायरे में लाना चाहिए। तर्क है हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए, यह देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। तर्क दूसरा है कि नहीं, सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा सही आंसर है वो है कि न तो तर्क 1 तथा न ही 2 मजबूत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न तो तर्क 1 और न ही 2 मजबूत है। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए राजस्थान में अवस्थित किसी उच्च शिक्षा संस्थान R&D संगठन में शिक्षण वैज्ञानिक का आवश्यक न्यूनतम अनुभव है। तो इसका लिए ऑप्शन है 5 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही जवाब है वो है 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है खाद्य टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है कि ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा उत्पादित पुनर्योग्य प्रोटीन होते हैं। दूसरा कथन है ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत एवं सुगम संचयन वाले होते हैं। तो इसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कि कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली पालन में एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। इसके संबंध में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि कतला सतही भोजन लेने वाली मछलियां हैं। कथन बी है रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करती है। कथन सी है मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछलियां हैं। तो इसके अंदर सही जवाब होगा कि A, B, C ये तीनों ही सही हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि सभी कथन A, B, C सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक महत्व की वृक्ष प्रजाति की पहचान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में की गई है। ऑप्शन है एनोगाइसस, सेरिसिया वेरा, नुमुलेरिया। दूसरा ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस।
तीसरा ऑप्शन है एनोगाइसस लेटिफोलिया और चौथा ऑप्शन है एनोगाइसिस पेंडुला। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए एनोगाइसस सेरिसिया वेरा नुमुलेरिया। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से संबंधित UNEP के आधिकारिक हैशटैग व वैश्विक उत्सव के मेजबान देश के सही युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है जेनरे रिस्टोरेशन सऊदी अरब, लैंड रिस्टोरेशन डेनमार्क, फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ भारत और बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन कोरिया गणराज्य। हमें सही युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन डी बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन कोरिया गणराज्य ये सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला है कि भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगला ऑप्शन है कि भारत में 13 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तीसरा ऑप्शन है कि भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 10 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और चौथा ऑप्शन है कि भारत में 21 बायोस्फीयर हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए कि भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक है। ऑप्शन है एलिटेम, एस्पार्टेम, सैक्रिन, सुक्रालोस। तो इसका सही जवाब है एलिटेम, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली के एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुणधर्म वाले पॉलीफिनॉल, न्यूरोट्रांसमीटर और अमीनो एसिड को एकीकृत करने वाले नैनो कणों से जुड़ा एक नया तरीका उपचार की क्षमता रखता है। ऑप्शन है डेंगू के, ऑप्शन दूसरा है अल्जाइमर रोग के, मिर्गी के, जल शिष्ट के। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन अल्जाइमर रोग के। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के हिपेटाइटिस के लिए प्रभावी टीके व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। हिपेटाइटिस ई, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 हिपेटाइटिस सी। हमारा अगला प्रश्न है समन्वय 2025 के दौरान DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT साझेदारों को हस्तांतरित प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए तथा कॉलमों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ए के अंदर होगा तीसरा ऑप्शन, ए में 3, बी में 1, बी में 1 और सी में 2, सी में 2 यानी कि D29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसका मिलान होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पंचकुला। एर्थमल लेज़र टारगेट डेजिनेटर, इसका मिलान होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे से। और नेटसेट हैंड हेल्ड और नेटसेट मिनी टर्मिनल्स, इसका मिलान होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलुरु से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 3 1 2। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोकॉल्स IPv4 तथा IPv6 में बिट्स की संख्या क्रमशः है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 32 तथा 128।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयाम मॉडुलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि संदेश सिग्नल और वाहक तरंग को एक अरैखिक युक्ति पर अनुप्रयुक्त करके और फिर उसे एक बैंड पास फिल्टर से गुजारकर आयाम मॉडुलित तरंगें प्राप्त की जा सकती है। तो यह कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है जयाक्रिय संदेश सिग्नल के लिए आयाम मॉडुलित तरंग में ओमेगा 2 ओमेगा तथा ओमेगा सी प्रत्येक समान आयाम की आवृत्तियाँ होती हैं। तो यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल कथन ए सत्य है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया था। इनमें से संचार और नेविगेशन से संबंधित थे। तो क्रमशः ऑप्शन है कि 7 और 4, 4 और 2, 6 और 3, 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन 4 और 2। अगला क्वेश्चन है कि n प्रकार के अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं के बीच संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न वो जो है वो सुमेलित करने के लिए है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, यानी इमली का मिलान होगा टॉर्ट्रिक अम्ल से। टमाटर का मिलान होगा ऑक्सैलिक अम्ल से। और चींटी का डंक ये होगा मिथेनोइक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए जो है पहला ऑप्शन 3 1 2 1 3 ये हमारा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम फेज़ 3 इसे ADB एशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित किया गया है। अगला है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसके लिए जिका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फंड देती है। अगला है बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना सेकंड, तो यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। और अगला है अंतर्राज्यीय प्रेषण प्रणाली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड, इसके लिए जर्मनी की एजेंसी KfW वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो देखा जाए तो सही क्रम होगा ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है कि 2024-25 में राजस्थान के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। दूसरा कथन है 2024-25 में राजस्थान के कृषि क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में पशु संपदा का योगदान सर्वाधिक था। और तीसरा कथन है 2024-25 में राजस्थान के औद्योगिकी क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खनन और उत्खनन का योगदान न्यूनतम था। और चौथा कथन है 2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में व्यापार व होटल तथा रेस्टोरेंट का योगदान सर्वाधिक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी 1 2 3 और 4 ये चारों ही सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है नवनेरा बैराज ERCP का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन है बनास, कालीसिंध, परवन और माही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा जो ऑप्शन है कि कालीसिंध। हमारा अगला प्रश्न है कि जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया। यहाँ 3R से तात्पर्य है, तो इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल।
हमारा अगला प्रश्न है कि गलत युग्म को पहचानिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजस्थान की स्कीम है और दूसरी तरफ लाभार्थी क्षेत्र है। तो पहला है कि आस्था स्कीम उन परिवारों को आस्था कार्ड देना जिनमें 2 या अधिक व्यक्ति 50% से अधिक अशक्तता वाले विशेष योग्यजन हों। ये कथन जो है, और फिर दूसरा कथन है नवजीवन योजना की अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त समुदायों के कल्याण की स्कीम। और अगली है मिशन वात्सल्य योजना अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की स्कीम। तो इसमें हमसे पूछा है कि सही उत्तर चुनना है हमें गलत युग्म को पहचान कर। तो ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है कि केवल ए तथा डी ये गलत है, ए तथा डी गलत है। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के अन्य राज्यों में कृषि उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है कि खाद्यान्न तृतीय स्थान, मोटे अनाज प्रथम स्थान, दालें तृतीय स्थान, तिलहन प्रथम स्थान। तो इसके अंदर जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है खाद्यान्न तृतीय स्थान, यह जो है वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान जो है वो आम तौर पर चौथे या 5वें स्थान पर रहता है और उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर रहता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है एनएसई ने थोक ऋण बाजार खंड के साथ अपना परिचालन शुरू किया। दूसरा कथन है 2012 में एनएसई ने छोटे और मध्यम उद्यमों की लिस्टिंग के लिए एनएसई इमर्स प्लेटफॉर्म को शुरू किया। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को कितना मुआवजा प्रदान किया जाता है? 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख। यह योजना जो है वो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के लिए है। 5 लाख दुग्ध उत्पादक की व्यक्तिगत दुर्घटना में मृत्यु होने या पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025 का मुख्य लक्षण सहायक तंत्र नहीं है? ऑप्शन है व्यापारियों को डिजिटली समर्थ बनाना, ऋणों पर ब्याज सहायता, ऋण गारंटी सहायता और 50% निर्यात को आवश्यक करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है 50% निर्यात को आवश्यक करना। अगला प्रश्न है भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नाबार्ड, सेबी, सिडबी और ECGC। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन DACB, यानी कि डी यानी ECGC की स्थापना जो है वो 1957 में हुई थी, नाबार्ड की 1982 में और सिडबी की 1990 में और सेबी की 1992 में। तो सही आंसर हुआ DACB। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन में भारत की सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है कि 2047 तक 35%, 2030 तक 20%, 2035 तक 25%, 2040 तक 30%। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन पहला ऑप्शन 2047 तक 35%। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत विनिर्माण क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में विनिर्माण का हिस्सा लगभग 17% के आसपास है। बजट 2025-26 के तहत इसे 2047 तक बढ़ाकर जो है 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन पहला जो है वो हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है?
ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, वस्तु एवं सेवा कर, आय कर। तो इसका सही आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है पसंद का मामला, तकनीक के युग में लोग और संभावनाएं शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2025 मानव विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रमुखता से दिखाती है। दूसरा कथन है मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसियों में चीन, श्रीलंका और भूटान भारत से ऊपर, जबकि बांग्लादेश भारत के बराबर और नेपाल, म्यांमार व पाकिस्तान भारत से नीचे की श्रेणी में है। तीसरा कथन है मानव विकास सूचकांक के 700 से कम होने के कारण भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो पहला ऑप्शन जो है कि ए, बी और सी सही हैं। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, ए, बी और सी, ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नांकित प्रावधानों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? पहला, 18 वर्ष की वय से कम की महिला से सामूहिक बलात्कार में दंड आजीवन कारावास या मृत्युदंड है। दूसरा, महिला व बालक के विरुद्ध अपराध से संबंधित प्रावधानों का एक नया अध्याय BNS में जोड़ा गया है। तीसरा, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध विभिन्न अपराधों को जेंडर भेदभाव से रहित बनाया गया। और चौथा, बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवस के भीतर भेजा जाना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है वो है चौथा ऑप्शन, बलात्कार पीड़िता का चिकित्सा प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवस के भीतर भेजा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार, कथन 1 है प्रत्यक्ष कर कम करती है, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है, सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, प्रत्यक्ष कर बढ़ाती है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने एवं उनको लागू करने के लिए अलग से महिला अधिकारिता निदेशालय गठित किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन है 18 जून 2009, 18 जून 2006, 18 जून 2007, 18 जून 2008। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, 18 जून 2008। अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गए नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। एक तरफ नवाचार हैं, दूसरी तरफ लागू होने का वर्ष है। पहला है आगंतुक प्रबंधन प्रणाली 2018, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2012, माई एग्ज़ाम माई ऑनलाइन रिव्यू 2013, ऑनलाइन आपत्तियाँ 2014। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, जो ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2012, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 2017 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे? बलीराम भगत, हुकुम सिंह, वसंत राव पाटिल, धनिकलाल मंडल। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, वसंत राव पाटिल। अगला प्रश्न है भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत क्या हैं? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं एवं उनके प्रावधानों का नीचे उल्लेख किया गया है। निम्नांकित कूटों का प्रयोग करते हुए सही युग्म को पहचानिए।
क है धारा 290 समयबद्ध बहस, ख है धारा 293 आदतन अपराधियों के लिए बहस, ग है धारा 360 अभियोजन की वापसी से पूर्व पीड़ित की सुनवाई और घ है धारा 79 विचाराधीन कैदियों को निरुद्ध किए जाने की अवधि। तो इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन क, ग व घ सही है। अगला प्रश्न है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 90:10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है बेंगलोर में पंचायत सदस्यों के एकत्रित समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध वक्तव्य दिया? मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित हैं। इसमें ऑप्शन है शरद पवार, श्री अर्जुन सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर जो है वो है दूसरा ऑप्शन डॉक्टर श्री अर्जुन सिंह है। अगला प्रश्न है राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के लिए संसद को सशक्त करने के राज्यसभा के संकल्प को अनुच्छेद 249 के अधीन समर्थित होना चाहिए। पहला, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं तथा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। दूसरा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से कम नहीं द्वारा। तीसरा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा। और चौथा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं तथा सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा वो है तीसरा ऑप्शन, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम नहीं द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या है। इसका सही जवाब है 5, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। अब है कि कथन और कारण को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। कथन है भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। कारण है भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है। इसमें सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टियां आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं थी? इसका सही जवाब है सीपीआई एवं सीपीआईएम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में इसके प्रावधान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, ग्रामीण 933, नगरीय 914 और कुल 928। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऋषभदेव, सेंद्रा, खेरवाड़ा, डाबला, सिंगाना उपयुक्त में से कितने एस्बेस्टोस के खानों से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, केवल 3।
अगला प्रश्न है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 और 2025 के दौरान किस वर्ष में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 1917 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार किस जिला युग में सबसे कम कुल वनावरण था? इसका सही उत्तर है चूरू तथा हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान में किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक था? इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रिको ने कोटा और श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है और सीतापुर में विशिष्ट आर्थिक जोन सेज स्थित है। सही उत्तर का चयन करना है तो पहला ऑप्शन जो है कि ए, बी और सी, ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जयसमंद झील के पूर्व में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो है धारवाड़ कर्नाटक, गुरुम हिसानी ओडिशा, बेलाडीला मध्य प्रदेश और सलेम तमिलनाडु। तो इसमें से जो बेलाडीला मध्य प्रदेश है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन इंसेप्टिसोल। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व पश्चिम गलियारे पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर अवस्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, कयाल भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भू आकार है? इसका सही उत्तर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर होगा डेकन्सबर्ग पर्वत। अगला प्रश्न है, 31वां UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित होगा? इसका उत्तर है अंताल्या में। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर होगा उत्तरी प्रशांत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जनता की राय के अनुसार महाराज ने मणिपुर में जून 1949 में चुनाव कराए, ये कथन जो है वो असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महालवाड़ी व्यवस्था एल्फिंस्टन की रिपोर्ट के आधार पर लागू की गई थी। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ए व ब दोनों ही सत्य कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा गोपीनाथ साहा। हमारा अगला प्रश्न है, तुहवात उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन अधिकारी एवं उनके कार्य से संबंधित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? दबीर शाह शाही अंगरक्षकों का प्रमुख, बरीद सूचना विभाग का प्रमुख, अर्ज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख और सद्र उस सुदूर धार्मिक अनुदान विभाग का प्रमुख हमें सम्मिलित नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दबीर खास शाही अंगरक्षकों का प्रमुख। अगला प्रश्न है, बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की निम्न पूर्व रियासतों में से किस से संबंध है? तो इसका उत्तर है भरतपुर। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति
के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना हरिशेन द्वारा की गई थी। यह समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये जो कथन है पहला कि इस प्रशस्ति की भाषा प्राकृत है, ये गलत है क्योंकि इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफ़ी संत को भारत में सूफ़ी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रसिद्ध गुडला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित थे। इस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल त्रियासर है। जसनाथ जी के विषय में गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने की मान्यता है। उन्होंने धार्मिक कर्म कांडों एवं अंधविश्वास का विरोध किया। तो इसमें जो प्रसिद्ध गुडला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित थे, ये कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 को और दूसरे कॉलम से इसका मिलान करना है। तो बात करें बम नृत्य की। बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर। वालर नृत्य वो होगा सिरोही। ढोल नृत्य वो होगा जालोर। और अग्नि नृत्य होगा बीकानेर। तो 3, 1, 4, 2 यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मेले राजस्थान के पशु मेले हैं? चंद्रभागा मेला, तिलवाड़ा मेला, सीताबाड़ी मेला और पर्वतसर मेला। इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन ए, ब एवं द। अगला है, चित्रकला की कोटा शैली के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह कथन सत्य है। दूसरा, महाराव भीम सिंह के काल के चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव प्रमुख था। यह भी सत्य है। महाराव उम्मेद सिंह के काल में शिकार चित्रों की प्रमुखता दिखाई देती है। यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन, कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। तो यह जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन कीजिए। 25 मार्च 1948 को राज्यों के संघ, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, का निर्माण किया गया। उदयपुर राज्य भी इसमें सम्मिलित किया गया तथा माणिक्य लाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 मई 1948 को दिलाई गई। तो इसमें सही उत्तर होगा ए व ब दोनों ही असत्य हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दुर्गों को उनके प्रकारों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो बताना है। जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग सही है। गागरों दुर्ग औदक दुर्ग सही है। शिवाना दुर्ग पारिक दुर्ग ये जो है वो गलत है, क्योंकि शिवाना दुर्ग जो है वो एक गिरी दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जालोर दुर्ग एरन दुर्ग ये भी सही है। तो उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न जो है वो जालोर के चौहान राजाओं के क्रम को लेकर है कि चाचिक देव, सामंत सिंह, उदय सिंह, कानर देव। तो बात करें उदय सिंह की लगभग 1205 से 1257, चाचिक देव लगभग 1257 से 1282 ईस्वी, सामंत सिंह लगभग 1282 से 1305 और कानर देव लगभग 1305 से 1311। तो उत्तर होगा CABD यानी दूसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है।